नमस्कार दोस्तों, स्वागत है संबोधि अकेडमी के करंट अफेयर सेशन पर। और पिछले सेशन से जुड़े क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं सबसे पहले। और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको जो है आप लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो मैंने कल भी आपको बताया था, हरियाणा के जो है उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने नोएडा में किया है ये उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु रविदास को किन नामों से जाना जाता है? तो रैदास, रोहिदास, रूहीदास, सभी नामों से जाना जाता है। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लिया नोरोन्हा, ये भारत के हैं। सेरावीक सम्मेलन 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कौन प्राप्त करेगा? तो नरेंद्र मोदी जी प्राप्त करेंगे। जो बाइडेन प्रशासन, जो अमेरिका के हैं राष्ट्रपति वर्तमान में, इनके प्रशासन ने, यानी अमेरिकी प्रशासन ने इन्हें पुरस्कार जो है नया स्टार्ट किया है और पहला ही ये मोदी जी को दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक जो है महानता की बात है। और हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है। और आज का ये पहला जो है आर्टिकल है। तो हम एक इम्पोर्टेंट दिवस से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला है शून्य भेदभाव दिवस, जो है 1 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ये मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? आय, लिंग, आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, व्यवसाय, विकलांगता आदि के आधार पर जो असमानता है उसको समाप्त करने के लिए, उसमें जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर यूएनएड्स द्वारा शून्य भेदभाव अभियान के बाद पहली बार इसको जो है 1 मार्च 2014 से स्टार्टिंग इसकी की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% जो वैश्विक आबादी है वो असमानता की चुनौती का सामना कर रही है। यानी 100 में से 70 व्यक्ति असमानता की चुनौतियों का सामना करते हैं। वह किसी भी प्रकार से असमान हो, चाहे तो वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर, धर्म, नस्ल, वंश, जन्म स्थान, निवास आदि के स्थान पर जो है वे सामना कर रहे हैं। और भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है उसमें अनुच्छेद उनमें उसमें जो है अधिकारों में से पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 16 है। तो उसमें उसके अनुसार धर्म, जाति और नस्ल, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के प्रावधान हैं। और जो हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये कुल 17 गोल हैं। इनमें से जो 5वां गोल है SDG 5, इसका उद्देश्य भी यही है कि महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना। कहीं ना कहीं ये भी इससे कनेक्टेड है। यूएनएड्स की बात करें, यह HIV और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है। और इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार और देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। तो हम शून्य भेदभाव दिवस के बारे में समझ गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सरकार ने जो है कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC होते हैं उनको दाखिला पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत करने का निर्णय ले लिया है। और इनसे उपभोक्ताओं को फाइलिंग की सुविधा प्रदान होगी। और 7 सितंबर 2020 को ये शुरू किया गया था दाखिला का पोर्टल, जिसे CSC से जोड़ दिया गया है। उपभोक्ता शिकायतों के ऑनलाइन निवारण के लिए दाखिला पोर्टल शुरू किया गया था। अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये चालू है। दाखिला पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता आयोग इसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायतों की जांच कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बारे में बात करें तो एक अर्ध न्यायिक आयोग है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, अधिनियम 1986 के तहत। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और सर्वोच्च न्यायालय के सीटिंग या रिटायर्ड जज, जो वर्तमान में जज हैं या जो रिटायर्ड जज हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और फिलहाल इसकी न्यायमूर्ति RK अग्रवाल अध्यक्षता कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जॉर्जिया की जो संसद है उस संसद के सदस्यों ने इराकली गरीबवसली को नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। तो इराकली गरीबवसली जो है जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जॉर्जिया की संसद के जो सदस्य हैं उन्होंने इन्हें चुन लिया है।
और इनका नामांकन प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया के इस्तीफे के बाद हुआ है। तो इससे पहले जियोर्गी गखारिया यहाँ के प्रधानमंत्री थे जॉर्जिया के। जॉर्जिया की बात करें तो यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के जो चौराहा है उस पर स्थित है। काकेशस क्षेत्र में स्थित है। काकेशस पर्वत श्रेणी है उसके आसपास का क्षेत्र है। काला सागर इसके पश्चिम में है, रूस उत्तर में है और पूर्व में स्थिति रूस की है। तुर्की और आर्मेनिया इसके दक्षिण में स्थित है। अजरबैजान इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है और तिब्लिसी इसकी राजधानी, सबसे बड़ा शहर भी वही है। और सलेम जुराबिचिल्वी इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो हम जॉर्जिया की लोकेशन अब मैप पर देख लेंगे। तो ये हम लोकेशन देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, आप जानते हैं ये इंडिया यहाँ पर। और हम अगर इंडिया से इधर चलते हैं, ये देखिए ये जॉर्जिया है और हमने जाना था अभी ब्लैक सी के आसपास। तो ये आपका ब्लैक सी है, ये काला सागर, ये जॉर्जिया है और ये रसिया है और अजरबैजान है, आर्मेनिया है और ये ब्लैक सी इसके पश्चिम की ओर। तो हमने ये जॉर्जिया की लोकेशन देख ली है और जॉर्जिया की राजधानी भी हम बता चुके हैं। तो चलिए ये देखिए ये हमारा भारत। भारत से अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम की ओर जो है इसका लोकेशन है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। माइकल सोमेरे से संबंधित है, जो कि पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो हम पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और जेम्स मरापे पापुआ न्यू गिनी के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और यह ओसेनिया भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी भी लोकेशन हम मैप पर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है और भारत से हम चलेंगे अब दक्षिण पूर्व की ओर। ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, इसके ऊपर बताया गया है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर जो ये पापुआ न्यू गिनी है। तो ये देखिए ये पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है, ये पापुआ न्यू गिनी है और पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी ये देखिए यहाँ पर है। तो हमने ये इसकी लोकेशन देख ली, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। तो ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और इसके ऊपर ये ऑस्ट्रेलिया और ओसेनिया महाद्वीप और उसी के ऊपर ये पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन है। तो ये हमने देखी। चलिए चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सुगम्य भारत ऐप से संबंधित है। जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। अब ये है क्या, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो थावरचंद गहलोत है उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। तो किसके लिए, विकलांग व्यक्ति यानी दिव्यांगजनों के लिए ये सुगम्य भारत ऐप है। और उन्होंने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका भी जारी की है। सुगम्य भारत ऐप क्या है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और यह सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों निर्मित पर्यावरण, परिवहन क्षेत्र और ICT इकोसिस्टम के माध्यम से विकलांग लोगों के लिए सुगम्यता के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें परिसर की तस्वीर अपलोड करने की सुविधा है जहाँ विकलांग लोगों के लिए सुगम्यता की आवश्यकता होगी। इस ऐप की विशेषताएं क्या है, सुगम्य भारत ऐप के 3 व्यापक स्तंभों में सुगम्यता नहीं के खिलाफ शिकायत का पंजीकरण, यह सुगम्यता से संबंधित फीडबैक और सर्कुलर प्रदान करेगा। और DEPWD द्वारा एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तिका तैयार की गई है। चित्रात्मक रूप में सुगम्यता संबंधित 10 विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो विकलांगजनों के यानी दिव्यांगजनों के लिए ये जो है ऐप है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप। तो ये आप जो है नोटिस में रखेंगे बात अपने। नेक्स्ट जो आर्टिकल है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है, जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का क्षेत्र मूल्यांकन शुरू कर दिया है 2021 के लिए। तो इस क्षेत्र मूल्यांकन के अभ्यास में शहरों के जमीनी स्तर पर प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और 2000 से अधिक मूल्यांकनकर्ता शहरों में जाएंगे। ये 1 से 28 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन कौन से जो शामिल किए गए हैं, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो है अपशिष्ट जल उपचार, यानी जो गंदा पानी होता है शहरों का या गांवों का, तो अपशिष्ट जल उपचार शहरों का ही, और पुनः उपयोग और मल कीचड़ से संबंधित संकेतों पर केंद्रित होगा। यानी अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफॉल ये लैंडफिल के उपचार के मुद्दे को भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत लाया जाएगा। ये 2 तथ्य और इसमें जोड़े जाएंगे, 2 टॉपिक हैं। और यह शहरों और राज्यों की रैंकिंग के अलावा जिलों को भी रैंकिंग प्रदान करने का कार्य
करेगा। तो अपशिष्ट जल उपचार और उसका पुनः उपयोग और मल कीचड़ से संबंधित संकेतक जो हैं कि उनका क्या हो रहा है, किस शहर में क्या हो रहा है, तो उसके आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाएगी। और स्वच्छ सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण है 2020 में जो है, पिछली बार इंदौर शीर्ष पर रहा था और स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था और इसे स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और पहले इनको जो है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री भी के नाम से भी जाना जाता था। तो उन्होंने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मंत्रियों ने अधिकारियों को 2035 तक के GER को 50% बढ़ाने की योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा यानी ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इस तरह की प्रणाली के विकास पर जोर दिया जो स्थानीय रोजगार भी पैदा कर सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में बात करें, 2013 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री थी, अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुकी है, ने लॉन्च किया था। और भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक केंद्रित प्रायोजित परियोजना है, यानी इसके लिए सभी धन भारत सरकार से आता है। इस योजना के तहत सरकार शिक्षा की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षकों की उपलब्धता और अनुसंधान नवाचार की गुणवत्ता में सुधार के लिए पात्र उच्च संस्थान जो शिक्षण संस्थान है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। अगला आर्टिकल जो है, सरकार ने शैडो पैड एक मालवेयर है, उससे निपटने के लिए कदम उठाए हैं जो थोड़ा समस्या उत्पन्न करता है। ये मालवेयर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है, यानी इसे हम वायरस की श्रेणी में डाल सकते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स और रैंसमवेयर तो अब से कुछ लगभग 1-1.5 साल पहले बहुत ज़्यादा लाइट में रहा था और ये हैक कर लिए थे इसने कंप्यूटर, और उसके जो बाद में जो फिरौती मांगकर जो है ये कंप्यूटर को छोड़ते हैं, तो ये मेलवेयर कहलाते हैं। तो इसने क्या किया है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने नवंबर 2020 में ही आगाह किया था कि शैडो मेलवेयर खतरे के बारे में चेतावनी इन्होंने दे दी थी। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने भी शैडो मेलवेयर के बारे में जानकारी दी थी और रेड इको द्वारा ये शैडो पैड जो है जनरेट किया गया मेलवेयर भारतीय पावर सिस्टम के क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटरों को लक्षित कर रहा था। विद्युत मंत्रालय ने खतरों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। सभी संदिग्ध IP एड्रेस और डोमेन नियंत्रण केंद्रों पर फायरवॉल द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए हैं और एंटीवायरस द्वारा नियमित रूप से नियंत्रण केंद्र प्रणाली को स्कैन और साफ किया जा रहा है। इन नियंत्रण केंद्रों से अब तक कोई भी डाटा उल्लंघन का मामला सामने नहीं आया। तो हमें यहाँ से मेलवेयर के बारे में पता लगा, ये एक करप्ट प्रोग्राम यानी एक ऐसा जो टूल होता है या सर्वर कंप्यूटर को जो हैक कर लेता है, तो यानी एक तरीके से का वायरस है ये जो कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचाता है और डाटा को जो है अपने कब्जे में कर लेता है और उसके बाद फिरौती की मांग करता है। नेक्स्ट आर्टिकल जयदीप भटनागर से संबंधित है, जो पत्र सूचना कार्यालय है यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो उसके प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया किसने, जयदीप भटनागर ने। और उन्होंने कुलदीप सिंह धतवालिया की सेवानिवृत्ति के बाद जो है पदभार संभाला। इससे पहले उन्होंने दूरदर्शन समाचार कमर्शियल सेल्स तथा मार्केटिंग डिवीजन के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। उन्हें PIB में विभिन्न पदों पर काम करने का अनुभव है। पत्र सूचना कार्यालय की बात करते हैं, भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो संपूर्ण भारत के लिए सार्वजनिक संचार और मीडिया संबंधों के लिए जिम्मेदारी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्षता प्रधान निदेशक करते हैं, जो कि अब कौन बन चुके हैं, ये इनका फोटो है। और कौन है ये, जयदीप भटनागर। नेक्स्ट आर्टिकल, तीसरी जन औषधि जो दिवस समारोह जो है 1 मार्च से शुरू हो चुका है और 1 से 7 मार्च तक ये जारी रहेगा। और 7 मार्च 2021 को ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया द्वारा तीसरा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इसका विषय सेवा भी रोजगार भी रखा गया है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा जो है जारी एक पहल है। नेक्स्ट आर्टिकल, विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इसका 2021 का विषय है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह। वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, ये इसकी थीम है या विषय कह सकते हैं विश्व वन्यजीव दिवस की, और 3 मार्च को ये
मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण, जो हमारे जंगलों में जीव जंतु रहते हैं जिनसे हमारा जो है ये हमारा साइकिल है, ये साइकिल बना रहता है, हमारा पर्यावरण का साइकिल जो है संतुलित रहता है, उन्हें हम वन्य जीव कहते हैं। और यह 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटहरण प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर करने का भी प्रतीक माना जाता है। और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस वर्ष का विषय SDG फर्स्ट, यानी जो मैंने बताया था SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है, उनमें से पहला जो है सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना, SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, और SDG 13 जो क्लाइमेट एक्शन, और SDG 15 भूमि पर जीवन वनों का सतत प्रबंधन के साथ संरेखित करता है, यानी एक तरीके से अंतर संबंधित है। तो SDG के गोल भी हम किसी दिन आपको करा देंगे 17 के 17 किससे क्या संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल है, रूस ने आर्कटिक की जो जलवायु है उसकी निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M के नाम से लॉन्च किया है। और आर्कटिक जो क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है और जिसके चारों ओर जल है। और उसने आर्कटिक की जलवायु पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? आर्कटिका M है। और आर्कटिका M उपग्रह के साथ वाहक रॉकेट सोयूज 2.1B को कजाकिस्तान के बेकानूर कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह रूस के उत्तरी क्षेत्र और आर्कटिक महासागर के समुद्रों की निरंतर निगरानी प्रदान करेगा। और कम से कम 2 उपग्रहों की आवश्यकता होगी इसके लिए, और दूसरे उपग्रह को 2023 में लॉन्च करने की योजना है रशिया की। आर्कटिक क्षेत्र की बात करें, पृथ्वी के सबसे उत्तरी भाग में एक ध्रुवीय क्षेत्र है। आर्कटिक महासागर, निकटवर्ती समुद्र, अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस और स्वीडन, जो ये सब हैं आर्कटिक क्षेत्र का ही हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आर्कटिक सागर बर्फ के संकुचन, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसकी बर्फ कम हो रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर का पिघलना भी स्टार्ट है। और मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए ये जिम्मेदार होती है क्या? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये किसके लिए जिम्मेदार है? यानी पृथ्वी का गर्म हो जाना, यानी जो पार्थिव विकिरण पृथ्वी पर आ रहा है उसका जो सूर्य विकिरण जो पृथ्वी पर आ रहा है उसका वापस पूरी मात्रा में बाहर ना जाना, और उसे रोकने के लिए क्या क्या जिम्मेदार है? जलवाष्प और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड विशेष रूप से इसके लिए उत्तरदायी है। तो जिसके कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है और मीथेन गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख लक्ष्यों में से एक आर्कटिक क्षेत्र का आर्थिक विकास है, जबकि इस क्षेत्र में तेल और गैस का विशाल भंडार भी मिलने की उम्मीद है। तो हम आर्कटिक क्षेत्र को मैप पर देख लेते हैं कौन सा क्षेत्र है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। और भारत के संबंध में देखेंगे तो हम आर्कटिक क्षेत्र में ऐसे चलते हैं ऊपर की ओर, और ये हमारा आ गया रसिया, ये रूस है, ये रूस है, और ये आर्कटिक क्षेत्र है, ये आर्कटिक क्षेत्र है, और इसे उत्तरी ध्रुव के नाम से भी हम जानते हैं। और ये आर्कटिक क्षेत्र है जहाँ आधे, या हम जानते हैं कि 6 महीने दिन 6 महीने रात रहता है, वैसे ही इस मैप पर ये दिखा रहा है आपको 6 महीने यहाँ दिन रहेगा और 6 महीने फिर यहाँ पर जो है रात हो जाएगी। तो आर्कटिक क्षेत्र है ये वाला, ये हमारी लोकेशन हो गई आर्कटिक क्षेत्र की। वापस भारत आ जाते हैं और अब वापस अपने स्टेप पर आ जाते हैं जहाँ पर हम चल रहे थे। तो हमने लोकेशन देख ली है, तो हम वापस आते हैं। चलिए, तो हमने आर्कटिक क्षेत्र के बारे में जाना। नेक्स्ट हम आर्टिकल ये वाला भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो ये आर्कटिक महाद्वीप है, आपको ये देखिए आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर है, और ये रसिया है, और ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा है, अलास्का USA का भाग है। तो ये देखिए इसके चारों तरफ क्या है? जल है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसके चारों तरफ जल पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनका जवाब आपको देना है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से 19 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसमें अमेजोनिया फर्स्ट भी शामिल था। अमेजोनिया फर्स्ट की बात करें, यह उपग्रह किस देश से संबंधित था? ब्राज़ील, पेरू, चिली, सूरीनाम। अमेजोन से हमने बात करा था। अमेजोन का जंगल जो है विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, और ये
अमेज़न नदी के आसपास का क्षेत्र है, तो आप बता सकते हैं कौन सा है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्व विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? अजय भूषण पांडे, तरुण बजाज, प्रमोद चंद्र मोदी, एम अजीत कुमार। तो इसका आंसर भी आपको करना है। फरवरी 2021 में 24वें आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स यानी कुश्ती और कोच मेमोरियल इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, अर्जुन हलकुर्की और अंशु मलिक। आसान क्वेश्चन आप बता सकते हैं, आपने पढ़ा है। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो आप इसको भी बता सकते हैं। लेवी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोनू सूद, दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर, आयुष्मान खुराना। ये भी आप बता सकते हैं। और विश्व एनजीओ दिवस विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 मार्च, 21 जून, 8 अक्टूबर। तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को मनाया जाता है? 12 मार्च, 1 मार्च, 15 अप्रैल, 9 जनवरी। आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैडो पैड हाल ही में खबरों में था, यह एक क्या है? मेलवेयर है, कंप्यूटर वायरस है, स्पाईवेयर है, स्पैम है। तो इन क्वेश्चनों का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर भी कर सकते हैं, ना पसंद आया तो इसे डिसलाइक भी करने का भी पूरा हक है आपको। और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अपनी राय। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारा सेशन ये डेली मिलेगा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर भी आपको मिलेगा। हमारे वीडियो लेक्चर भी आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, जो हमारे इंस्टीट्यूट के लेक्चर हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।